नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरलेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की जो चैप्टर है। अभी नया जो आया है उसमें 6 चैप्टर है, लेकिन पुराने वाली जो बुक्स हैं उनमें 10 चैप्टर हैं। ठीक है, जो नई वाली बुक्स आई हैं उनमें ये वाला जो चैप्टर है वो 6 है, द्रव्यमान केंद्र या संहति केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान जो मास होता है, यानी कि उसके जो बीच का मान होता है द्रव्यमान, जैसे मान लो केंद्र का, ठीक है, केंद्र का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान अथवा संहति केंद्र। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए एक चित्र हमने बनाया हुआ है, एक चित्र बनाया है, यानी कि कार्तीय तल एक मान लीजिए हमने बनाया है एक्स और वाई। ठीक है, इस दिशा में एक्स है, इस दिशा में वाई है, और ये वाला जो है हमारा जेड हो गया। ठीक है, यहां पर हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि माना कि दो कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं, जो कि क्रमशः बिंदुओं A तथा B पर स्थित हैं। किस पे? एक कण ये है और एक कण ये है, यानी कि m1 इसका द्रव्यमान है और इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, माना कि मूल बिंदु O है, हमारा मूल बिंदु ये क्या है, O है। ठीक है, के सापेक्ष कणों की स्थिति सदिश क्रमशः r1, वेक्टर r1 और वेक्टर r2 है, यानी कि वेक्टर r1 और ये वेक्टर r2 है। ठीक है, सॉरी ये वाला R2 है और ये वाला जो हो जाएगा RM। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे, क्या लिखा है, तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र या संहति केंद्र C का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, निम्न हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वेक्टर R CM। वेक्टर R जो है ये वाला जो है हमारा CM है, वेक्टर R जो है CM। ठीक है, इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। आगे अथवा हम क्या करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, m1, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू वेक्टर r cm इक्वल टू में हमारा क्या होगा, m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2। ठीक है, ये है। चलिए आगे, आगे हमारा क्या है, ये तो हमने इतना देख लिया कि द्रव्यमान संहति, यानी दो कणों के निकाय द्रव्यमान अथवा संहति केंद्र जो था वो हमने देख लिया है। ठीक, अब यहां पर देखेंगे n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे, माना कणों के समूह में, पहले चित्र इसको देख लीजिए। चलिए देखिए चित्र हमने चित्र देख लीजिए पहले, यहां पर चित्र बना हुआ है। ठीक, मान लीजिए हमारा कोई एक इतना स्थान हमने ले लिया। ठीक है, कोई इतना स्थान ले लिया, या फिर हमने एक कण ले लिया, कणों, ठीक है, उनके बीच मतलब एक पदार्थ ले लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो उसमें क्या है, यानी कि हमने एक m द्रव्यमान का कण है और एक m2 द्रव्यमान, m1 m2 द्रव्यमान का एक कण है और एक mn द्रव्यमान का कण है। ठीक है, हम क्या करते हैं, माना कणों के समूह में n कण हैं। ठीक है, ये कणों के समूह है पूरा। ठीक है, और उसमें क्या है, n कण। ठीक है, यानी कि बहुत सारे अनगिनत कण हैं। ठीक है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 डॉट डॉट mn है, यानी कि m1 m2 फिर डॉट डॉट हम कर लेंगे mn है। ठीक है, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु हमारा O है। ठीक है, O पे O के सापेक्ष स्थिति सदिश, यानी कि वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर दिख रहे हैं। ठीक है, क्रम से क्या हो जाएंगे, ये r1 r2 r2 r1 r2 और ये rcm हो जाएगा। ठीक है, और अनगिनत है हमारे जो द्रव्यमान, यानी कि जो कण हैं इसमें अनगिनत हैं। ठीक है, तो हमारे जो वेक्टर होंगे, यानी सदिश जो इनके बीच की O के सापेक्ष, ठीक है, R जो है वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, अनगिनत, यानी कि n तक होता है Rn। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R1 यानी वेक्टर R1 वेक्टर R2 डॉट डॉट वेक्टर Rn है।
इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र C का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश निम्न होगा। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि वेक्टर आर सी एम इज इक्वल टू एम वन वेक्टर आर वन प्लस एम टू वेक्टर आर टू प्लस डॉट डॉट एम एन, यानी कि एम एन तक, ठीक है, अनंत तक मान लीजिए, ठीक है, और वेक्टर आर एन। जब एम एन अनंत है तो हमारा यानी एम एन एन तक है तो क्या हो जाएगा, आर भी हमारा एन तक हो जाएगा, ठीक है, तो वेक्टर आर एन हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा यानी एन आई इज इक्वल टू वन एम आई वेक्टर आर आई अपॉन में सिग्मा एम आई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन में एम सिग्मा एम आई वेक्टर आर आई। इसको समीकरण हमने एक डाल लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, जहां m जो है वो क्या है, निकाय का कुल द्रव्यमान है, यानी कि सिग्मा एम आई जो है वो हमारा क्या है, निकाय का कुल द्रव्यमान है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर आर सी एम इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, सिग्मा एम आई आर आई, ओके, और अपॉन में m हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखेंगे, देखिए ए है, यदि निकाय के प्रत्येक कण का द्रव्यमान m हो तब m इक्वल टू एन एम, ठीक है। इस दशा में क्या होगा, वेक्टर आर सी एम इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, और वेक्टर आर आई इज इक्वल टू वन अपॉन में n, और सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर आई, ठीक है। अब अर्थात निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाय के ज्यामितीय केंद्र से समपाती है, ठीक है, समपाती है। आगे बी में क्या कह रहा है, यदि मूल बिंदु O निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर हो, मूल बिंदु जो है निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर हो, तो वेक्टर आर सी एम जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तब सिग्मा एम आई वेक्टर आई आर आई इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। अर्थात निकाय के कणों यानी कि द्रव्यमानों के द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्णों का योग जो है हमारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एम आई वेक्टर आर आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक। अब निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश वेक्टर आरसीएम तथा निकाय के किसी कण आई का स्थित सदिश वेक्टर आर आई अपने कार्तीय घटकों से का मतलब यानी कार्तीय तल में यानी घटकों से, घटक हमने पहले बताए थे, जो वीडियो हमने पहले वाली डाली हुई है ऊपर आई बटन से देख सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से घटकों हमने बताया था, घटक का मतलब होता है किसी का भाग होना, ठीक है, से निम्न प्रकार संबंधित है। वेक्टर आर सी एम इज इक्वल टू एक्स सी एम आई कैप हो जाएगा प्लस बाई सी एम जे कैप हो जाएगा प्लस जेड सी एम के कैप हो जाएगा, ठीक है। तथा वेक्टर आर आई इज इक्वल टू एक्स आई आई कैप प्लस बाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 कहां था हमारा, समीकरण 1 कहां था, इधर पीछे था ना, पीछे था, ये है, ठीक है। तो यहां पर हम रखेंगे, चलिए, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, यानी वेक्टर आर सी एम के कार्तीय घटक क्या हो जाएंगे हमारे, एक्स सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस डॉट 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 एम एन एक्स एन, ठीक है, अपॉन में क्या होगा, एम वन प्लस एम टू प्लस डॉट 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 प्लस एम एन तक, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन सिग्मा एम आई एक्स आई, ठीक है। उसके बाद बाई घटक में जब लिखेंगे तो बाई घटक में क्या हो जाएगा, बाई सी एम इज इक्वल टू हो जाएगा एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस डॉट 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 एम एन बाई एन, ठीक है, अपॉन में एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डॉट 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 एम एन तक, ठीक है। अब यहाँ 1 अपॉन में एम सिग्मा एम आई वाई आई, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे,
आगे हमारा जेड सी एम बराबर हम क्या लेंगे, M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस डॉट 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 MN ZN अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 MN, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन में M, ठीक है, सिग्मा MI ZI, ठीक है, MI ZI ये हो जाएगा। देखिए जहां MI/I तथा ZI आइवें कण के कार्तीय निर्देशांक हैं, ठीक है, आइवें कण के कार्तीय निर्देशांक हैं, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, यानी कि हम पहले इसको कॉन्सेप्ट ये पूरा समझ लेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है, और सूत्र भी साथ साथ बनाते चलेंगे, ठीक। तो दृढ़ पिंड क्या है, दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है। दृढ़ पिंड वे पिंड कहलाते हैं जिन पर बड़ा से बड़ा बल लगाकर भी उनकी आकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। मान लीजिए एक बहुत मजबूत चीज है, ठीक है, क्या है, एक बहुत मजबूत चीज है, बहुत ही कड़क, ठीक है। अब उस पर क्या कह रहा है कि बड़ा से बड़ा बल लगाकर, यानी कि बहुत ज्यादा बल लगाकर भी उसकी आकृति, यानी कि उसको बिल्कुल भी इसकी आकृति में परिवर्तन ना कर पाए, ठीक है, यानी बिल्कुल भी आकृति में परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो हमारा वो दृढ़ पिंड कहलाता है, दृढ़ पिंड कहलाएगा, ठीक है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दृढ़ पिंड की रचना सतत होती है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू होती है, ठीक है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, ठीक है, यानी कि लगातार, ठीक। माना कि अत्यंत सूक्ष्म अवयव का द्रव्यमान, यहां से गलत हो गया था, द्रव्यमान dm है और इसके निर्देशांक x/z हैं। पिंड के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक xcm, ycm, zcm है, ठीक है, zcm, यानी कि cm का मतलब जानते हो, यहां पर cm लिखा हुआ है, तो cm का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, cm का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यानी कि समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, समाकलन करेंगे x dm अपॉन में सिग्मा dm, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी सिग्मा निकाले, समाकलन, ये हो जाएगा समाकलन x dm अपॉन में m हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में m हमने क्या लिया, आगे ले लिया, ठीक है, क्या किया, आगे ले लिया, यानी कि यहां पर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए xcm निकालना है, x सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो सिग्मा, वो सॉरी समाकलन x dm अपॉन में समाकलन dm, हमें पता है कि समाकलन dm, ठीक है, का मान होता है m, ठीक, कितना होता है, यानी कि सूत्र हमने मैथ में पढ़ा हो, अगर लिखा हुआ है x dx तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाता है 2, ठीक है, ये पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हो dx बराबर लिखा हो तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा है, dm लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे समाकलन x dm अपॉन में हो जाएगा हमारा m, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, 1 अपॉन m को आगे ले लेंगे, 1 अपॉन m को आगे ले लिया, समाकलन x है ना, x dm, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा हमारा इसी तरह से है, दूसरा वाला भी ycm वाला, तो यहाँ पर y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यानी कि समाकलन y dm अपॉन में समाकलन dm, यहां पर भी हमारा वही रहेगा, यानी कि समाकलन y dm अपॉन में m इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन में m और समाकलन y dm, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम z सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, z सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू
समाकलन जेड डी एम अपॉन में समाकलन डी एम इज इक्वल टू समाकलन जेड डी एम अपॉन में समाकलन यानी इंटीग्रेशन हमारा इसका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका m हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में m इंटीग्रेशन z dm। ओके, ठीक है, ये हो गया z का, ये y का, और ये हमारा हो गया, कहाँ गया, ये हमारा हो गया x का। ठीक है, ये निकालिए। तो यही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है सभी में। अब जहां इंटीग्रेशन dm इज इक्वल टू m जो है दृढ़ पिंड का द्रव्यमान है। दृढ़ पिंड यानी कि जो बहुत मजबूत चीज है उसका द्रव्यमान है। एक पिंड है जो बहुत मजबूत है, जिसको बहुत ज्यादा बल लगाकर उसकी आकृति या फिर बिल्कुल यानी कि उसकी आकृति में बिल्कुल भी परिवर्तन ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इन तीन अदिश व्यंजकों के स्थान पर सदिश व्यंजक निम्नवत लिखा जाएगा, यानी कि वेक्टर आर सी एम वेक्टर आर एंड सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन वेक्टर आर डी एम। ओके, ये हो गया हमारा यहां तक। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र, एक समान छड़ है यानी छड़ का यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, एक रॉड है, मान लीजिए ये एक रॉड है। ठीक है, इसका एक छोटा सा भाग हमने dx ले लिया और इसकी लंबाई कितनी है, l है। और यहां से यानी कि इसका जो o यानी o और a, ठीक है, यहां से इसकी लंबाई यहां से o से a तक की है। तो o से इसके केंद्र तक की दूरी कितनी हमने ले ली, x ले ली है। ठीक है, अब क्या करा, माना OA एक समान छड़ है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m तथा लंबाई l है, यानी कि इसी के बारे में लिख देना, छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान इक्वल टू m अपॉन l। छड़ के सिरे O से x दूरी पर छड़ का एक अति सूक्ष्म खंड यानी कि बहुत छोटा खंड हमने ले लिया, अति सूक्ष्म खंड ले लिया, dx ले लिया, ये लिखा हुआ है dx ले लिया, यानी कि बहुत छोटा हमने सूक्ष्म खंड ले लिया जिसको dx से दर्शाया गया है। ठीक है, छड़ के अति सूक्ष्म खंड dx का द्रव्यमान क्या, dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx। ठीक है, ये है। चलिए, तो यहां पर आगे क्या है, x अक्ष के अनुदिश छड़ के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अथवा छड़ के गुरुत्व केंद्र की O से दूरी x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm अपॉन में इंटीग्रेशन dm। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, अपर लिमिट है हमारी l और लोअर लिमिट कितनी है हमारी जीरो, x इंटू m अपॉन में l dm अपॉन में m। ठीक है, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m अपॉन में l इंटू m। और देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हमने अभी बताया था ना, अभी हमने बताया था, पीछे हमने बताया था, इसमें हमने बताया था कि अगर x है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहां पर वही हुआ है, x है ना, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और इसकी लिमिट जो लिखी है वो उस पर ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, यानी कि अपर लिमिट कितनी है l और लोअर लिमिट कितनी है 0। ठीक है, अब इसके मान रख देंगे, तो यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में, यानी m से m कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा 1 अपॉन में l, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसकी लिमिट रखेंगे, कितनी हो जाएगी l स्क्वायर बाई 2 माइनस के लोअर लिमिट रखेंगे माइनस में, तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l स्क्वायर अपॉन में 2l, यानी कि l स्क्वायर अपॉन में इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 2l हो जाएगी, l से एक l कट जाएगी, तो l अपॉन में कितना बचेगा 2। अर्थात एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र उसके मध्य बिंदु अर्थात ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होगा। ठीक है, कहां पर स्थित होगा, ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और कल से हम इसको पढ़ेंगे अगली वीडियो में, द्रव्यमान केंद्र की गति क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हम
आगे जानेंगे अगली वीडियो में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले जो अगला वीडियो है, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र की गति, ठीक है, वो आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।